स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग आप लोगों ने देख लिया था। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू ना, टी बाई म्यू, जहाँ टी टेंशन है और म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू आपका मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो म्यू मास पर यूनिट लेंथ, टी टेंशन है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ radius of curvature, sorry, in terms of radius of the element, radius of the string and radius of the string and density के टर्म में हम लोगों ने लिखा था। तो रेडियस ऑफ स्ट्रिंग और डेंसिटी के टर्म में हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वो था टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ये फॉर्मूला था। क्लियर है? और मैंने ये भी बताया था कि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू रूट पी पे है, और स्पीड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r पे है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ पे है। ठीक है, ये तीन कहानियां हो गई थी। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे, अब देखो इनमें अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ी थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानियों को लेके। ये था स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बनाना चाहो तो इस पे बना लो। देखो, a steel wire 3 mm in diameter, a steel wire 3 mm in diameter, a steel wire 3 mm in diameter is kept under the tension of 2 kilonewton, is kept under the tension of 2 kilonewton, under the tension of 2 kilonewton, ठीक है, tension of 2 kilonewton. Find the speed of the transverse wave in the wire. Find the speed of the transverse wave in the wire. Find the speed of the transverse wave in the wire. Density of steel is given, hello, and that is equal to 7.9 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, हल्का सा प्रॉब्लम है ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। जल्दी से इसका आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकाल लिया होगा। डायमीटर दिया है, इसका रेडियस निकाल लो। रेडियस हो जाएगा इसका 1.5 मीटर, 1.5 mm। ठीक है, ठीक है, रेडियस हो जाएगा इसका 1.5 mm, या इसे आप लिख सकते हो 1.5 into 10 to the power -3। जल्दी जल्दी देखते हैं मीटर, क्योंकि सब मीटर में है तो ये भी मीटर में, और इसका टेंशन हो जाएगा 2 into 10 to the power 3 न्यूटन। ठीक है, डेंसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दैट स्ट्रिंग या स्टील क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर रो, तो ये हो जाएगा बच्चे अंडर रूट टी अपॉन टी आपका है गिवन है 2 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 into 10 to the power -3 का होल स्क्वायर। सर 1.189.3 मीटर पर सेकंड। 189.3 मीटर पर सेकंड कितना आ रहा है, इंटू 7.9 into 10 to the power 3। देखते हैं एक सेकंड, अब इसी को कैलकुलेट कर लो, यही तो किया होगा।
Yes, sir. इसी को कैलकुलेट कर लो, तो इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड, क्या मिल जाएगा, स्पीड। ठीक है, जो भी आए वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। लिखो, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड हम लोगों ने देख लिया, अब किसकी देख रहे हैं स्पीड, स्पीड ऑफ longitudinal waves, speed of longitudinal waves, longitudinal waves। ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन कौन सी है, आपकी साउंड वेव्स है और आपकी पानी में जो वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, दैट इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लिखो, इसमें लिख लो कि हम लोग अगर बात करें तो बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड। थोड़ा अच्छा टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, आपको थोड़ा जानना जरूरी है कंसेप्ट को। जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानोगे तब तक आप आगे की जो है ना, आगे के प्रॉब्लम नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ आपको और इस पे थोड़े कंसेप्ट हैं और उस कंसेप्ट की चर्चा करते हैं हम लोग। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, क्या साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्लियर है ना। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एयर में प्रोपेगेट करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो लिख लो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एनी मटेरियल या इन एनी मीडियम। ऐसा एक ना वो बना लो, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एक जनरल टर्म बना लो कि लिखो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, एनी मीडियम। क्या फार्मूला है इसका, स्पीड ऑफ, या सॉरी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या फार्मूला है, देखो v इज इक्वल टू e अपॉन रो। दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यह स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बच्चे, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, जहां ई क्या है लिख लो, ई क्या है, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पढ़ा है क्या आप लोगों ने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलो यार, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने लोग पढ़े हो, कितने लोग नहीं पढ़े, मुझे बता दो कि कितने लोग नहीं पढ़े हो, सॉरी कितने लोग पढ़े हो, जानकारी है इसके बारे में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोगों को, सारी है। आ रही है, तो फिर ये बताओ, मैंने एक क्वेश्चन किया है आप लोगों से, स्पीड ऑफ, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानते हो क्या आप लोग, नो सर। नहीं जानते, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के प्रॉब्लम्स कैसे होंगे। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, इसमें तीन मॉडुलस हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए। सॉलिड, हमारे पास तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। क्लियर है, थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और उसी में समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा समझ सुनना पड़ेगा आपको। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, जब भी हम किसी सॉलिड को इलोंगेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं उसे, इलोंगेट करते हैं, इलोंगेट करते हैं तो वो जो सॉलिड है या वो जो बॉडी है, जैसे इलास्टिक बॉडी है मान लो, उसे हम लोग इलोंगेट करते हैं, तो वो इलोंगेट करते हैं तो एक लिमिट तक जाके ही अगर हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, इलास्टिसिटी। जानते हो ये आप लोग इलास्टिसिटी,
Yes, sir. इलास्टिक मटेरियल जानते हो? इलास्टिक मटेरियल, Yes, इलास्टिक sir. मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको अगर आप इलोंगेट करते हो और वो फिर अगर आप उसे छोड़ते हो, एक लिमिट तक इलोंगेट करते हो, एक लिमिट तक आप उसे खींचते हो, और खींच के जब आप उसे छोड़ते हो तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती Yes, है। sir. ठीक है, क्लियर है? जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आती है तो वो वापस आती है, तो हुक्स ने कहा कि ऐसा है कि ये वापस क्यों आती है, क्योंकि एक टर्म आता है स्ट्रेस, क्या आता है, Stress. और एक टर्म आता है स्ट्रेन। Modulus of elasticity. Stress यही तो upon है। strain. हाँ Stress upon stress. हाँ, उसी को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अगर सॉलिड है तो उसे यंग्स मॉडुलस कहते हैं, Bulk और modulus. उसी में एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आता है, ठीक है, और एक बल्क मॉडुलस आता है जब लिक्विड होता है, Yes, sir. और गैस में प्रेशर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? Yes, pressure. Shear modulus भी तो होता है. Shear. शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों सेम टर्म, Yes, sir. क्लियर है? शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ Yes, रिजिडिटी sir. दोनों सेम टर्म, ठीक है। तो इसी को हम लोग, अगर सॉलिड है तो उसे हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस, और लिक्विड है तो क्या कहते हैं उसे? Modulus of rigidity. ना लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस कहते हैं। जो सॉलिड है, सॉलिड में दो पार्ट, सॉलिड में दो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हो, और दूसरा जो प्रोड्यूस होता है शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। थोड़ी सी मेरे और बच्चे, मुस्कान आप, Yes. आप दिव्यांशु आपने पढ़ा ही है मुझे लगता है, ये नहीं पढ़ा है क्या आपने? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हिंदी में पढ़ा होगा सर. मैकेनिकल ये है प्रत्यास्था गुणांक। यस सर, वो पढ़ा सबने. 11th में है प्रत्यास्था गुणांक. हाँ, प्रत्यास्था गुणांक, यस सर, वो पढ़ा है. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं था, और पता नहीं कैसे समय निकल गया जल्दी से, और चूंकि हमें बहुत तेज पढ़ाने का आदत तो है, लेकिन हम पढ़ा तब तेज सकते हैं जब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं सही से कि नहीं पढ़ रहे। यस सर. हम तेज आप तभी पढ़ सकते हैं जब हम ये सोच लेते हैं, या हमको ये पता चलता है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना वो सब समझ रहे हैं, तब हम तेज पढ़ पाते हैं, अदरवाइज हम तेज नहीं पढ़ा पाते। मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, यस इसमें सर. कोई झूठ नहीं है। हम आपको, हम एक्चुअली ना, हम एक बच्चे को पकड़ के नहीं चलते कि एक बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है, इसी को पकड़ के जो है, हाँ इसे समझ में आ रहा है तो मैंने ये जनरलाइज कर दिया कि सबको समझ में आ गया। ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता। हो सकता है कि ये मेरी दिक्कत हो, परेशानी हो, या हो सकता है कि ये जो है हम कुछ सोच रहे हो कि यार जो है पंक्ति में सबसे पिछला बैठा हुआ व्यक्ति को भी हमारी जो है ना बातें समझ में आनी चाहिए, ये मैं सोच के चलता हूँ। यस सर, टीचर यही बोलता है. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि वहां समय नहीं मिला, क्या हुआ मुझे नहीं जो है उतना ज्यादा डिटेल में जाना है, खैर छोड़ो उसको, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं। उसमें एक टॉपिक ये भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चूंकि अब आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आपको वेव मोशन पढ़ना था, इसलिए मुझे वेव मोशन में आना पड़ा। क्लियर है ना? यस मैंने सर. आपको उस दिन बताया था कि चूंकि मुझे वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाना है, और वेव ऑप्टिक्स में एक दो तीन टॉपिक है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए चूंकि आपको वेव पढ़ना पड़ेगा, कि तब वहां कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि यार ये इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, यार सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, वो समझ में आ नहीं रहा। जैसे अभी मैं बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो मुस्कान के थोड़े से भी तो वो नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर इसने पकड़ा, बोला कि हाँ सर वो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं चूंकि अब क्या बताऊं, इसमें कुछ स्पीचलेस हूं मैं, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा था कि चूंकि आप लोग 11th का पेपर दे के आए हो, तो कम से कम इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब आते हिंदी में हैं, पढ़ा होगा ना, तो उस वजह से इंग्लिश में ज्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि हिंदी में हमने पढ़ा है, अब इंग्लिश में मैम लोग बताते नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हाँ हाँ कि वही है या दूसरा है. हाँ हाँ,
नहीं तो ये वही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या, प्रत्यास्था गुणांक। गुणांक, ये ये सब वो तो पढ़ा है सब में। प्रत्यास्था गुणांक। हुक्स ने कहा था कि स्ट्रेस, तनाव, खिंचाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, स्ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट दिया, तो ये तब तक पॉसिबल है, उस कांस्टेंट को कहा इन्होंने ई, क्या कहा उन्होंने, ई, और यही ई आपका क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, यस यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, इसी को यंग्स मॉडुलस कहा, क्या कहा है उसको उन्होंने, इसी को यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो अब देखो, तो ये जो स्पीड है, स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल जो तरंग है, ठीक है, एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक क्या कहते हैं उसको, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, यस सर, क्लियर है, यस सर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग, उस वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग वही है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। यस सर, हाँ, तो चूंकि मैं भी इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते ना, अब एक्चुअली क्या है कि हिंदी की वास्तव में बुक बड़ी कम रह गई है, ठीक है, जो भी है थोड़ी सी हैं, बाकी बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में, अब इंग्लिश में चूंकि होते होते हमने भी इंजीनियरिंग करी तो इंग्लिश में ही कर ली, तो अब वो जो है ना धीरे धीरे हिंदी वाला छूटता खत्म है, हो लेकिन गया। अभी याद आ जाता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, ठीक है, और क्या नाम है इसका, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया आपको, यंग्स मॉडुलस, ठीक, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थ, ठीक है, प्रत्यास्थ बताया था मैंने आपको, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, और ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कोई नहीं, जैसे डेंसिटी होती है, घनत्व तो कहते हैं उसको, ठीक है, ये Yes. एक्चुअली क्या है ना कि आप अपने पास मोबाइल है आपका, जैसे ही ये वर्ड आए ना, आप उसे हिंदी में ना लिख लो, Yes sir. मेरी बात समझ में आई? बाकी तो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको चाहे हिंदी वाली बुक हो उसमें भी इंग्लिश में आता है, यस सर, टर्मिनोलॉजी उसमें भी इंग्लिश में होती है, क्या हिंदी में होती है क्या, टर्मिनोलॉजी लिखते तो हिंदी में है लेकिन उसमें ब्रैकेट में इंग्लिश लिख देते हैं, Yes, sir. लिखते हैं ना, जी हाँ, तो आप थोड़ा सा ना गूगल कर लिया करो, ठीक है, yes, sir. थोड़ा सा गूगल कर लोगे तो समझ में आ जाए, चल है, आते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब तक कि वो कहाँ तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, और आपने एक कर्व ऐसा बनाया होगा स्ट्रेस का, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, ऐसा कर्व आपने एक बनाया होगा, ऐसा 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 कुछ करके कर्व आता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ तक हुक्स लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यहाँ लिमिट कुछ और होती है, यहाँ पॉइंट कुछ और होता है, उसके बाद पॉइंट कुछ और होता है, यहाँ मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ फिर उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट, ऐसे 3-4 पॉइंट करके आपने उसको लिखा होगा, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब आप पेपर दिए होंगे तब आप ये सब पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिला और इसलिए, और मुझे पढ़ाना तो सब पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम फिर भी मुझे पढ़ाना ये सब पड़ेगा, मैं जानता हूँ इस बात, ठीक है, खैर कोई नहीं, तो आ जाओ इधर देखते हैं, तो ये बातें हम कर रहे थे कि ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बस इतना ही जानो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस आप ऐसा समझो वही है जैसे किसी बॉडी पे प्रेशर होता है, किसी बॉडी पे क्या होता है, प्रेशर, दबाव, Yes, sir. प्रेशर,
बाहर के दबाव को प्रेशर दबाव कहते हैं, अंदर के दबाव को स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स के कारण जो एरिया वो होता है, डिवाइड होता है। बता रहा हूं मैं, बाहर के, जैसे आप एक बात सुनो, आप कहते हो यार मेरे दिमाग में बड़ा स्ट्रेस आ गया है, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्या ये नॉर्मल वर्ड नहीं हो गया है? Yes, sir. Yes, क्या कहते हैं लोग, मुझे यार बहुत इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस मत लो, दिमाग फट जाएगा, Yes, कहते sir. हैं, यस सर, कहते हैं ना। ध्यान से समझना, अब मैं आपको स्ट्रेस समझा दूंगा और आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान था। कि कहते हैं लोग कि यार इतना स्ट्रेस मत लो, दिमाग फट जाएगा। यस सर, अब ध्यान से समझना, स्ट्रेस क्या है, वो दबाव है जो कि बॉडी अंदर से फील करती है। कहां से फील करती है? अंदर अंदर अंदर। से। क्लियर है? अंदर से बॉडी फील करती है। किसी बाहरी दबाव के कारण आपकी बॉडी जो अंदर से दबाव फील करती है यस सर, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेस। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं एक, जैसे पानी की पाइप है और उसमें पानी जा रहा है, यस सर, ठीक है, पानी जा रहा होता है, तो आपने देखा होगा या आप लोग अभी गर्मियों में आप देखते हो कि पानी को ऐसे दबा देते हैं, ऐसे पतला कर देते हैं उसके मुंह को ताकि पानी दूर तक जाए, यस ऐसा सर, करते हैं। अच्छा मान लो कि पीछे से पानी बहुत छोड़ दिया और पाइप को दोनों तरफ से टाइट करके बांधा हुआ है और पानी का प्रेशर बहुत तेज है। ध्यान से यस, सुनना, दोनों तरफ से हमने पाइप को बांध दिया है यस, और पानी का प्रेशर बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है। तो जो पाइप है वो पाइप ऐसे 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 देखना, ऐसे ही फूलना शुरू हो जाएगी। यस सर, अब वो प्रेशर पाइप होगा ना जब, उसका, हाँ जब पाइप फूलना शुरू हो जाएगी मतलब पाइप में ये खिंचाव शुरू हो जाएगा। खिंचाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर का जो पानी है वो पानी पाइप से बाहर निकलना चाह रहा है। यस सर, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो क्या करेगा? पाइप को कहेगा कि ऐसा है भैया, तू ऐसा कर, तू रोक मुझे, नहीं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब वो पाइप कब तक रोकेगा? जब तक उसकी कैपेसिटी जब तक कि होगी, उसके अंदर जो प्रेशर, पाइप के अंदर जो प्रेशर पानी के कारण है, वो प्रेशर, पाइप जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है या पाइप पे जो प्रेशर पड़ रहा है या पाइप जो प्रेशर महसूस कर रहा है, उस प्रेशर के बराबर रहेगा, तभी तक तो वो झेल पाएगा उसको, यस सर, और नहीं तो क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा पाइप, होगा कि नहीं ऐसा? ये यस सर, मेरी बात समझ में आई? यस सर, तो वो जो पाइप का मटेरियल है, पाइप का मटेरियल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस पानी पे, वो है स्ट्रेस। और पानी जो पाइप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो है प्रेशर। नहीं आया बात में? यस सर, फिर आगे आपकी बॉडी प्रेशर तभी तक झेल पाएगी जब तक कि बाहर वाला प्रेशर आपकी बॉडी के प्रेशर बॉडी के से कम प्रेशर होगा के बराबर है, या बराबर हो। और यस अगर सर, ज्यादा होगा तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया इसका। स्ट्रोक इतना यस, तेज हुआ, स्ट्रोक इतना तेज हुआ, जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है उसको कूल रखो। यस, क्यों रखो कूल भाई? क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाए अंदर नली में, किस्टो अंदर का अंदर वेन्स में प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो नली को क्या कर दे? फाड़ दे। मतलब वो प्रेशर को जो आपकी बॉडी है ना, स्ट्रेस वो झेल नहीं पाई, यस, और वो फट गई। तो अब ध्यान से समझ, तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, ये अंदर का फिनोमिना है, इंटरनल प्रेशर है किसी बॉडी। और प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल फिनोमिना है। एक्सटर्नल, दोनों होता है F/A। क्या होता है दोनों? फोर्स अपॉन
एरिया, एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों होता है फोर्स अपॉन, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दोनों होता है। यस अब कहोगे सर ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, जबकि दोनों फोर्स अपॉन एरिया है, क्या डिफरेंस बताओ। प्रेशर में दबाव लगाता है, स्ट्रेस में खिंचाव होता है। देखो दोनों, प्रेशर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना? इंटरनल है। एक्सटर्नल। ये हम इस पेन से इस अपने बॉडी पे क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर और लगा ये है। बॉडी अंदर से इसको क्या कर रही है? रेसिस्ट कर रही है, इस फोर्स को रेसिस्ट कर रही है। तो ये रेसिस्टिंग फोर्स जितना होगा, वो रेसिस्टिंग फोर्स और जितने क्रॉस सेक्शन एरिया में लग रहा है वो, तो ये रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा? प्रेशर। जैसे अब प्रेशर। ध्यान से देखो, ये है ये बॉडी, मान लो सपोज करो ऐसी ये बॉडी है, ऐसी, ठीक है, ऐसी ये बॉडी। अब इस बॉडी में बच्चे ये हो गया आपका, मान लो इस बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक। अब ये फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा ये बताओ पहले। यस सर। बॉडी खींचेगी। अब बॉडी खींचेगी तो उसमें आता है इलोंगेशन, बॉडी की लेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लेंथ। लेंथ लेंथ बढ़ बढ़ जाती जाती है। है। लेकिन बॉडी के अंदर के जो मटेरियल है, बॉडी के अंदर के जो मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके, छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसके, जिससे ये मिलके बना हुआ है, क्या वो अपनी इनर्शिया को चेंज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरे बच्चा, अरे भाई, क्यों मेरी इनर्शिया को, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हो ना, पहले तो जब आपने फोर्स नहीं लगाया तब ये ऐसे ही अपना आराम से मजे से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। जब आपने क्या लगाया इस पे? फोर्स। तो अब इनको महसूस हुआ कि अरे यार मेरे ऊपर आक्रमण हो गया है, कोई है जो कि हमारे बीच में जो मित्रता है उसको दुश्मनी में बदलना चाहता है। ध्यान से समझ, जो मित्रता है उसे दुश्मनी में बदलना है। तो ऐसा है, उसको रोको, नहीं तो हमारी इनर्शिया, क्या चीज? इनर्शिया, जड़त्व, हमारी इनर्शिया को खतरा हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये क्या करते हैं फिर? ये एक अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही सारे मिलके अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? अपोजिट फोर्स। इसी अपोजिट फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग फोर्स या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। वो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स का ये रेसिस्टिंग फोर्स क्या करता है? वो अंदर वाले मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं? बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी इनर्शिया चेंज। इनर्शिया मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? कोई बॉडी इनर्शिया, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? तो आपने पढ़ा ही है ना? यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अरे यार, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे, ना लगाए। कार्य न करे। अरे ये तो पढ़ा है ना? यस सर। तो दिस इज नोन एज व्हाट? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? कि स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द पार्टिकल। जैसे मेरा मन कहता है सोने का, तो अगर कोई मुझे सोने दे सुबह सुबह 4:30-5 बजे, कितना अच्छा लगेगा। और उसके बाद जब कोई आके, तब फिर क्या होता है? मन करता है यार क्या। यस सर। क्लियर है? तो हमारी इनर्शिया को क्या कर रहा है?
ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का हमेशा अपनी वो पार्टिकल जो है उस इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता है। मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मेंटेन करने के लिए सारे मिलके इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। अपोज करेंगे तो ये किधर फोर्स लगा देंगे, एक इस फोर्स के अपोजिट कितना लगाएंगे उतना ही, उससे कम ना उससे ज्यादा। ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्यादा? क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो बताओ, आपने फोर्स कम लगाया, ये ज्यादा हो गया, मतलब आप किसी बॉडी को खींचना चाहते हो और बॉडी कंप्रेस हो रही है। क्या पॉसिबल है ये? नहीं आई बात समझ में? आप किसी बॉडी को क्या चाहते हो, क्या करना खींचना चाहते चाहते हो? फोर्स जो लगे हैं आपके इक्वल और अपोजिट, ये क्या करेंगे, उस बॉडी को खींचेंगे। खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? यस सर। अब ये दोनों फोर्स बॉडी को खींच रहे हैं, और इस फोर्स के कारण इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया, जिसको रेसिस्टेंस फोर्स कहते हैं। ये रेसिस्टेंस फोर्स क्या करेगा, उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। अब अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला फोर्स कम, ये वाला फोर्स ज्यादा, ये वाला फोर्स ज्यादा, इसका मतलब बॉडी को हम खींच रहे हैं और बॉडी अपने आप कंप्रेस हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो कहने का मतलब है कि हमेशा रेसिस्टेंस फोर्स या तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। कम होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, कब तक ये बराबर होता है? जब वो कहते हैं उसको कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बॉडी जहां जाके क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटती है कि नहीं है? जैसे रबर है, सबसे अच्छा एग्जांपल रबर का है। किसका एग्जांपल है? रबर का। रबर आप हाथ में लो, उसको खींचो, छोड़ दो, उतना ही खींचो जिससे कि वो वापस फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो आपने जो फोर्स लगाया था वो था एक्सटर्नल फोर्स, और रबर ने जो फोर्स लगाया उसको फिर से वापस लाने के लिए वो था उसका इंटरनल फोर्स, वो रेसिस्टेंस फोर्स था। जहां वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। याद आया कुछ आप लोगों को? यस सर। क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? वो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन था, वो वर्क डन का अपोजिट वर्क डन। जैसे ही आप उस फोर्स को हटाओगे फिर से बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस चली आती। नहीं आती है समझ में? नहीं चली आती है? यस सर। आती है ना? ठीक। अब देखो, तो कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, ये प्रेशर होता है। प्रेशर तो आप लोग जानते हो, दबाव या दाब। दाब इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ? दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। होता है कि नहीं होता है बताओ? यस सर होता है। दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है ना? यस सर। ठीक है, तो यहां ये भी बल बटा क्षेत्रफल ही है, ये भी बल बटा क्षेत्रफल ही है। लेकिन ये बल बटा क्षेत्रफल कौन सा बल बटा क्षेत्रफल है? जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्षेत्रफल है। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? वैल्यू दोनों की सेम होगी, लेकिन यहां आप कहोगे इंटरनल फोर्स, यहां आप कहोगे एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फिनोमेना है, ये इंटरनल फिनोमेना है। ये बॉडी डेवलप करती है, ये आप डेवलप करते हो। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये कौन डेवलप करता है? बॉडी। बॉडी। ये कौन डेवलप करता है? हम। आप। आपके ऊपर कोई बाहरी फोर्स आया, बाहरी प्रेशर आया, उसको झेलने की शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा।
नहीं आई बात समझ में? कहते हैं आप क्या यार स्ट्रेस ले रहे हो तुम, बहलाने की कोशिश करते हैं लोग, स्ट्रेस मत लो बेटा, ये है ना, ठीक है, ये पेपर गया, अगला पेपर फिर आएगा, क्या चिंता कर रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes, sir. तो जो प्रेशर, जो पेपर का प्रेशर है वो तो एक्सटर्नल प्रेशर है, और जो आपने डेवलप किया है वो क्या है? Internal. इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर इज स्ट्रेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज प्रेशर। ठीक है, चलो है। तो थोड़ी बहुत मैं चूंकि ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा, मैं इतने से ही, जितने से मेरा काम चल जाए सिर्फ उतने का मतलब मुझे वो है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, यहाँ देखो, जब ये बॉडी इलोंगेट हुई, बड़ी हुई, भाई बढ़ेगी, जैसे आप रबर खींचते हो तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है ना। Yes, sir. मान लो इनिशियल लेंथ उसकी एल है, बढ़ के लेंथ उसकी डेल्टा एल हो गई, तो जो लेंथ में चेंज हुआ वो कितना हुआ? अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन लेंथ कितना हुआ, आप अपने दिमाग में रबर को बिठाए रखो, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो आप कहोगे चेंज इन लेंथ हो गया सर, जो लेंथ बढ़ के आई है वो एल प्लस डेल्टा एल है, जो इनिशियल लेंथ थी वो एल है, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया भाई? डेल्टा एल, यही तो हुआ। Yes, sir. तो इस चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन थोड़ा सा चूंकि आपको मुझे देना पड़ेगा, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ हो गया आपका डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया आपका एल। तो ये डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका जो यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट क्या आएगा इसका? लेंथ की यूनिट क्या? चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। और लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। तो मीटर बाय मीटर कितना हो गया? 1। Yes, मतलब sir. इसकी यूनिट है या यूनिटलेस क्वांटिटी है? Unitless quantity. तो आप स्ट्रेन को अगर देखोगे ना, पूछता है कि कोई क्वांटिटी बताओ जो यूनिटलेस हो, तो स्ट्रेन एक कौन सी क्वांटिटी है? यूनिटलेस Unitless. क्वांटिटी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया आपका इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस की यूनिट लिखे तो ये स्ट्रेस की यूनिट हो गया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इलास्टिसिटी है ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, और स्ट्रेन है आपका डेल्टा एल बाई एल, है कि नहीं बोलो? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये देखो, इसकी यूनिट क्या हो गई? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? न्यूटन पर मीटर बराबर ई इंटू ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी 1। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी बोलो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिखना है इसको, लिखना है इसको ना, इसको चूंकि यूनिट में आपको आप फंसोगे इसलिए लिखना है इसको। यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चे, अब देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी बच्चे? हम लोग बात कर रहे थे कि वेलोसिटी की, किसकी? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंग के स्पीड की बात कर रहे थे, चाल की बात कर रहे थे। तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल की बात कर रहे थे, तो v इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। ई क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। तो लिख लेना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
या जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम से वो जो 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 आवाज है वो ट्रेवल कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी। अब मीडियम में जैसे आप कहते हो कि ट्रेन ना, मैंने जो है बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा है, अगर आपको पता करना है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है तो आप पटरी पे ऐसे कान लगा दो, सुनाई पड़ जाएगा। यस ऐसा कहते हैं क्या? आपने सुना है क्या? यस सर। सुना है? नो सर। जी नहीं सर सुना? सुना है अच्छा, सर। हम लोग बहुत बचपन में हम लोग क्या करते थे कि मोबाइल हम लोग बना के खेलते थे। कैसे मोबाइल बना के खेलते थे? ये माचिस की डिब्बी होती थी। किसकी डिब्बी? माचिस की। माचिस की डिब्बी। माचिस की 2 डिब्बी लिए, दोनों में ऐसे करके हम लोग छेद कर देते थे, होल छोटा छोटा एक सा, साथ ज्वाइन करना। और वो छोटा छोटा सा होल करके उसमें ना माचिस की तीली को धागे में लपेट के उसमें ऐसे फंसा देते थे। ऐसे तो ऐसे फंसा दिया, ये तीली हो गई मान लो, और ये जो है ये आपका धागा हो गया। तो सॉरी, ये माचिस हो गई और ये धागा हो गया। तो ऐसे कि फंसा देते थे जिससे कि ये धागा बाहर न जा पाए, और ऐसा ही सिस्टम उधर कर देते थे। और हम लोग ऐसे बोलते थे, हेलो हेलो। तो उधर भी ना ये आवाज सुनाई पड़ती थी, बहुत दूर भी ये आवाज सुनाई पड़ती। यस सर मैंने भी किया। ये हो, अब वो यस समझ में आता है कि स्पीड जो 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 वो थी, वेव थी ना, वो वेव क्या पकड़ के गई? वायर को, जो जो रस्सी थी उसको पकड़। नहीं आई बात सुन? आई रस्सी सर। में क्या हुआ होगा? वाइब्रेशन, उसकी वजह से पहुंचा। ठीक है। आ जाओ तो देखो इधर। तो यहां हो गया, हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आपके किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब मीडियम में अगर सॉलिड है, लिखो, अगर सॉलिड मीडियम है, सॉलिड है, सॉलिड है, मीडियम कैसा है? सॉलिड है, सॉलिड मीडियम है, तो E इज इक्वल टू गामा होता है। क्या होता है? गामा, जिसको आप कहते हो प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो यंग्स मॉडुलस। क्या कहते हो इसे? यंग्स मॉडुलस कहते हो इसे, यंग्स मॉडुलस। Yes, sir. अगर मीडियम सॉलिड है तो ये वाई होता है, यंग्स मॉडुलस, प्रत्यास्था गुणांक। अगर मीडियम लिक्विड है, लिक्विड है, तो आप इसे कहते हो बल्क मॉडुलस। E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? के। किसके बराबर हो जाता है? के। किसके बराबर? के। और ये क्या है आपका? बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं इसको? बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं इसे? बोलो। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलर। अगर गैस भी होता है तब भी इसे के से ही रिप्लेस करते हैं। ई को किससे रिप्लेस करते हैं? either the medium will be liquid or the medium will be gas, then E will be replaced by K, and that K is known as what? Bulk modulus. K को क्या कहते हैं हम लोग? बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं बच्चे? बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क। ठीक है, क्लियर है? अरे ये बताओ, अच्छा फार्मूला में V इज इक्वल टू E अपॉन रो क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले हमको। यस सर। रो क्या है? Density. घनत्व। क्या है? घनत्व। अब मैं हिंदी ही बोलूंगा, छोड़। रो क्या है? घनत्व. घनत्व, डेंसिटी, है ना? Yes, sir. ठीक है। ई क्या है आपका?
प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर सॉलिड है तो यंग्स मॉडुलस, लिक्विड या गैस है तो बल्क मॉडुलस। मॉडुलस। क्लियर? अब देखो, Yes. कोई आपसे पूछ ले अगर कि मीडियम की डेंसिटी, सपोज करो दो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, दो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट मतलब डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है, और एक मीडियम है जिसका y बड़ा है, दूसरा मीडियम है जिसका k कम है, तो बताओ किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी वेव की? जिसका y बड़ा होगा। यस सर। तो कहते हैं, इसीलिए आप ध्यान से समझना, पानी में अगर आप दूर हो, कोई यहां पत्थर मारे तो आपको सुनाई नहीं देगा, Yes, sir. लेकिन अगर लोहा अगर आपके या आयरन पीस है और बहुत दूरी से कोई टन से मारे तो यहां तक सुनाई देता है आपको। अगर आप Yes, लोहे sir. पे, इसीलिए कहते हैं लोहे पे ऐसे कान लगा के देखो, ट्रेन आती है ना, इसी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोग कैसे सुनते हैं, ऐसे ऐसे कान लगा के सुनते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं। नहीं, वो पता चल जाता है, और वास्तव में पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो स्पीड है वो स्पीड किस पे, क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड में क्या आएगा y, और लिक्विड में क्या आएगा k, तो y की वैल्यू हमेशा k से बहुत ज्यादा होती है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बल्क मॉडुलस से हमेशा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस बात को दिमाग में रखना, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमेशा बल्क मॉडुलस से बहुत ज्यादा होती है। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा बल्क मॉडुलस से होने के कारण स्पीड जो सॉलिड में है वो वेरी फार होती है एज कंपेरिजन टू लिक्विड। लिक्विड और गैस में और कम, लिक्विड से कम। और कम होती, और कम होती। तो लिक्विड में स्पीड गैस की अपेक्षा ज्यादा। ज्यादा होती है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो कोई पूछे आपसे कि वेव, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगी साउंड वेव की स्पीड? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद अब इसी गैस में पूछता है कि दो गैस दिया हुआ है, गैस में भी दो गैस, और दो गैस दिया हुआ है, तो ये बताइए कि उस गैस में किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इस वाले गैस में जो है जो है साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, या इस वाले गैस में? जैसे नाइट्रोजन और हीलियम दे दिया, दो गैस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। Yes, sir. नाइट्रोजन और हीलियम कि नाइट्रोजन में ज्यादा तेजी से जो है वो क्या नाम है, ज्यादा तेजी से साउंड प्रोड्यूस होगा, या साउंड वेव निकलेगी तेज, ज्यादा ज्यादा स्पीड होगी साउंड वेव की, या फिर गैस इसमें हीलियम? क्वेश्चन नाइट्रोजन। तो हीलियम में। ये सिर्फ हमने क्या दिया है आपको, एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर अभी मैं नहीं बता, ये मैं सिखाऊंगा आपको तब बताऊं। ठीक, चलते हैं आगे थोड़ा सा। क्या इतना 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 क्लियर हुआ थोड़ा वो? Yes, sir. ठीक है, आगे चलो। अब देखो, चलो तो लिख लेना इसको, लिख लेना इसको। क्या लिखोगे यहाँ पे? स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड will be more as comparison to liquid, Yes. and will be more as comparison to Yes. gas। इस बात को लिख, ठीक है? आगे अब देखो, लिखो लिखो स्पीड ऑफ लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, या लिखो
न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था साउंड का एयर में। न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था किसका? साउंड का, वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्या फार्मूला दिया था? देखो बच्चे, कुछ नहीं, सिर्फ बल्क मॉडुलस को हटा के उन्होंने क्या कर दिया? प्रेशर कर दिया। तो V इज इक्वल टू उन्होंने लिखा P अपॉन रो, P अपॉन बल्क मॉडुलस को उन्होंने क्या किया? हटा के क्या दे दिया? प्रेशर। क्या दे दिया? प्रेशर। सर बल्क मॉडुलस को उन्होंने हटाया और क्या दे दिया? प्रेशर। क्यों प्रेशर दिया? क्योंकि देखो, जब साउंड ऐसे चलती है ना एयर में, ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे चलती है ना? यस सर। चलती है ना? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब ये चलती है ना, तो जब ये कंप्रेस करेगी तो प्रेशर बढ़ाएगी, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? हीट बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। ध्यान से समझना, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इसमें, क्योंकि सिर्फ फार्मूले से मतलब है मुझे, और किसी चीज से लेना देना नहीं है ज्यादा। ठीक, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि जब प्रेशर बढ़ता है, क्या बढ़ता है? जब कोई चीज कंप्रेस करोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर Yes. है? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब ये कंप्रेस करते हो ना, तो इसका प्रेशर बढ़ता है। बढ़ा। अब इसका प्रेशर बढ़ा तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे? PV इज इक्वल टू nRT से। ये फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में? यस हीट में कहीं पढ़ा है? PV इज इक्वल टू nRT? यस सर पक्का? यस सर। तो इन्होंने कहा कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। बढ़- कीपिंग बढ़ता वॉल्यूम है। कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया उन्होंने कि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ा ना, वो हीट के रूप में कहाँ चला गया? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जब रेयर फ्रैक्शन आया, कौन सा फ्रैक्शन आया? रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन आया तो प्रेशर घटा, या तो उसको हीट की, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा। यस अब सर। टेम्परेचर घटेगा तो हीट जो है टेम्परेचर, अब यहाँ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसके, तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है। तो कंप्रेशन में हीट दिया एटमॉस्फेयर से, सॉरी, कंप्रेशन में हीट दिया एटमॉस्फेयर में, और रेयर फ्रैक्शन में हीट एटमॉस्फेयर से ले लिया। तो कहते हैं कि ऐसे टेम्परेचर देता और लेता रहता है। टेम्परेचर, हीट के देने और लेने का क्या मतलब है? हीट के देने और लेने का क्या मतलब है? हीट गिवन, हीट टेकन आउट, क्या मतलब है? कि मतलब है कि अगर हीट ट्रांसफर कब होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। यस उष्मा का प्रवाह, यस उष्मा का प्रवाह कब होगा? जब तापमान का परिवर्तन होगा, जब तापमान का डिफरेंस होगा। जब यस सर। तापमान का क्या होगा? डिफरेंस। डिफरेंस क्या कहते हैं उसको हिंदी में? अंतर हाँ, अंतर हाँ, अंतर। जब तापमान का अंतर होगा ना, तभी क्या प्रोड्यूस होगा? तभी क्या फ्लो होगा? हीट, टेम्परेचर उष्मा प्रवाह। प्रवाह होगा। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, तो इन्होंने कहा कि इसकी हीट ज्यादा है, इसकी हीट कम है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो जो था, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? क्यों बढ़ा इसका टेम्परेचर? क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ा। तो इसका प्रेशर बढ़ने से इसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि टेम्परेचर जब बढ़ा तो वो, चूंकि इसका टेम्परेचर हो गया ज्यादा और एटमॉस्फेयर का कम, तो ये हीट इधर से इधर क्या हो जाएगी? फ्लो हो जाएगी। यस ठीक। अब रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? इसका टेम्परेचर घट गया। अब चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर क्या हो गया? वापस आ गया। यस सर। नहीं आया बात समझ में? क्लियर है? आगे सर मैंने कहा कि ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ने और घटने की वजह से जो वेलोसिटी होगी
वो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे आ गई, प्रेशर पे। तो स्पीड इज इक्वल टू, सीधा सीधा उन्होंने कहा स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ P बाई रो। तो काम खत्म। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर। P क्या है, प्रेशर। ठीक है, P क्या है, प्रेशर। अब इसी, अब देखो यहाँ ऊपर प्रेशर है, लिख लेना ऊपर प्रेशर है, ये प्रेशर, और नीचे डेंसिटी। डेंसिटी है, दोनों लिख लेना इस बात को। ऊपर प्रेशर है, नीचे डेंसिटी है, दोनों एक तरीके का लग रहा है जबकि दोनों एक तरीके का नहीं है, ऊपर प्रेशर है नीचे डेंसिटी। ठीक है, अच्छा। अब इसी में एक करेक्शन आया जिसको कहते हैं लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने करेक्शन किया, क्या किया उन्होंने, करेक्शन। उन्होंने कहा करेक्शन में क्या किया, उन्होंने कहा कि टेम्परेचर ऐसे नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जानते हो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक हिंदी में क्या कहते हैं उसको, रुद्धोष्म प्रक्रम। यस सर। कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम है ना, यस सर। रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है आपका पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, होता है क्या, ले पढ़े हो, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, और गामा क्या है, गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट, हर गैस का अपना एक कांस्टेंट होता है, हर गैस का अपना एक कांस्टेंट होता है। मेरी बात ध्यान से समझना थोड़ा बहुत। एक्चुअली क्या है कि चूंकि आपने बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े जो कि बड़े आसान आसान वाले होते हैं, जो कि बड़े आसान आसान वाले, तो क्या कहा कि ये गैस कांस्टेंट है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो चूंकि न्यूटन्स ने क्या कहा था कि यार इससे चेंज होता रहता है, आप ऐसा समझो कि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से चेंज होता रहता है। टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर घट गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इस प्रोसेस से नहीं होता है। किस प्रोसेस से होता है, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से होता है, लाप्लास ने, और उसको लाप्लास ने करेक्ट करके दिखाया भी, और वो दिखाया तो सही है। लाप्लास ने जब स्पीड निकाला था ना, किसकी, साउंड की स्पीड निकाला था एयर में, तो आप लोगों ने पढ़ा है साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं होती है, बताओ। जानते हो, सर एक बार और बोल दो सर आपने। फिर से बोल। जो साउंड, आवाज की स्पीड, चाल हवा में क्या होती है, एयर में 330 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। कितना, 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकेंड होती है, पढ़ा है आपने। यस सर। यस अच्छा है, पढ़ा है ना। यस सर। अच्छा, हवा में जो साउंड की स्पीड होती है ना वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रोक्सीमेटली। और ये तो हो गया हवा में। और अगर हम बात करें, ये जो हवा में स्पीड आई ना, ये हवा में स्पीड जब जो ये लाप्लास ने करेक्शन किया था उस फार्मूले में, तब ये स्पीड आई थी। नहीं तो न्यूटन के हिसाब से जो स्पीड आ रही थी, न्यूटन के फार्मूले से, जो न्यूटन का फार्मूला है वो है आपका P अपॉन रो। इस फार्मूले से जो हवा में स्पीड आई थी वो आई थी अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये लाप्लास के कारण 330 आई, और जो है न्यूटन के कारण कितना आई थी, 280। तो लाप्लास वाली स्पीड सही पाई गई और न्यूटन वाली स्पीड गलत पाई गई, जो कि आप 330 मीटर पर सेकंड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो।
तो ये वाली स्पीड सही पाई गई और ये वाली स्पीड गलत। गलत पाई गई। इसीलिए लाप्लास करेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने करेक्ट किया था, किसको करेक्ट किया था? न्यूटन को। किसको करेक्ट किया था? न्यूटन। न्यूटन को कैसे करेक्ट किया बताता हूं मैं। न्यूटन को करेक्ट करके उन्होंने कहा कि ऐसा है न्यूटन साहब, देखिए आप बहुत हद तक सही हैं लेकिन पूरा सही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि न्यूटन साहब ने कहा कि भैया ऐसा कैसे कि पूरा सही नहीं हूं? बोले कि ऐसा है, देखिए आप जो गैस जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कह रहे हो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन जो प्रोसेस आप बता रहे हो उस प्रोसेस से चेंज नहीं हो रहा है। तो बोले कैसे चेंज हो रहा है भाई साहब आप बताइए? तो उन्होंने कहा रुद्रोस प्रक्रम से चेंज। किससे चेंज हो रहा है? रुद्धोष्म प्रक्रम से। रुद्धोष्म प्रक्रम। उन्होंने कहा रुद्धोष्म प्रक्रम से चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि तो तब बताइए आपका करेक्शन क्या, आपका फार्मूला क्या बनता है? तो बोले कि देखो भैया रुद्धोष्म प्रक्रम से मेरा फार्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ गामा, सॉरी अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। मेरा फार्मूला ये बनता है। कुछ समझ में आया? गामा पी अपॉन, ये किसका फार्मूला है? लाप्लास। लाप्लास का। ये किसका फार्मूला है? न्यूटन का। न्यूटन का। लाप्लास ने क्या जोड़ दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया उसमें? गामा। गामा। गामा क्यों मल्टीप्लाई किया उसने? उसने कहा कि ऐसा है गैस कांस्टेंट इसमें आएगा, हर गैस के लिए अलग अलग होगा वेलोसिटी, हर गैस के लिए अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग होगी स्पीड। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा नाइट्रोजन और हीलियम, पूछा था क्वेश्चन, यस सर। नाइट्रोजन और हीलियम में बताइए किस में स्पीड ज्यादा होगी? उस अगर सेम प्रेशर और सेम डेंसिटी है तो स्पीड उसमें ज्यादा होगी जिसका गामा ज्यादा होगा। ज्यादा। ये है गैस कांस्टेंट। और हीलियम का गामा, नाइट्रोजन का गामा। अब आपको ये देखना है कि गामा किसका ज्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं इसी पे आ जाता हूँ, तुरंत एक क्वेश्चन देता हूँ। 1983 में पूछा गया है, द रेशियो, लिख लो, द रेशियो ऑफ the velocity of sound in hydrogen gas the ratio of the velocity of sound in hydrogen gas the ratio of velocity of sound in hydrogen gas जिसका गामा लिख लो 7/5। गामा कितना? 7/5। 7/5, ठीक है, गामा 7/5। to that in helium gas, to that in helium gas, to that in helium gas, helium gas जिसका गामा है 5/3, जिसका गामा है 5/3 at the same temperature is, at the same temperature is √21/5 ट्रू है या फॉल्स? उन्होंने कहा कि ये होता है √21/5, क्या ये ट्रू है, सत्य है या गलत है? तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस में आपको, आप पेपर उठा के देखना, कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, ठीक है? क्लियर है? मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो फार्मूला क्या था स्पीड का, बताओ गैस का, गैस में स्पीड का फार्मूला क्या है वेव के? वो है आपका, चूंकि गामा आ गया है लाप्लास करेक्शन, और लाप्लास करेक्शन ही आपको अप्लाई करना है। क्लियर है? न्यूटन्स पे नहीं जाना है क्योंकि न्यूटन सही काफी हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। तो आपको न्यूटन नहीं याद करना है, क्या याद करना है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। एयर भी तो क्या है, गैस है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इज इक्वल टू, या गैस इज इक्वल टू गामा
P अपॉन रो रो, जिसमें गामा क्या है आपका, गैस कांस्टेंट गामा आपका गैस कांस्टेंट है, P आपका प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, PV इज इक्वल टू गैस, PV इज इक्वल टू MRT। N नंबर ऑफ मोल्स था, M यहाँ मास ऑफ द गैस होता है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक, अब देखो P यहाँ प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, MRT। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M अपॉन V, सॉरी छोटा V नहीं बड़ा V, M अपॉन कैपिटल V इंटू RT। लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यस सर। यस PV इज इक्वल टू MRT, तो V को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया M अपॉन V इंटू RT। ठीक है, अब ये R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, यस सर। गैस कांस्टेंट। देखो तो M अपॉन V, M अपॉन V क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू R इंटू T। हो गया कि नहीं बताओ। यस तो अब बताओ मुझे P इंटू रो, सॉरी गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है, PV इज इक्वल टू MRT हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P अपॉन रो। मास कहाँ गया लेकिन, PV इज इक्वल तो टू, वेलोसिटी ऑफ साउंड में nRT अपॉन m होगा ना, ना ये नहीं, रुको एक सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस में NRT रू अपॉन M क्यों होगा, अरे रू एक सेकंड, वो ना ऐसे उसके नहीं, आगे में m देखो देखो इधर, ये आपका हो जाएगा P इंटू V, एक सेकेंड, P इंटू V, ये आपका एक्चुअली M नहीं, यहाँ N ही रहेगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है वो, तो PV इज इक्वल टू ये हो जाएगा NRT, तो P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT। होगा कि नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, भार बटे अणुभार। भार बटे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दिव्यांशु देखो इधर देखो, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, N को लिख सकते हो आप मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट। इसका आंसर रूट 42/5 आ रहा है ना, एक सेकंड मुझे याद आने दे, तो ये हो जाएगा M बाई V, क्या हो गया आपका, M बाई V आपका हो गया रो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है, मान लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आप इसे M गैस कह सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इनटू RT। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P इंटू M गैस इज इक्वल टू रो इंटू RT, या P बाई रो को आप क्या लिख सकते हो, P बाई रो इज इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन M। होगा कि नहीं होगा बताओ, RT अपॉन M। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी गैस होगी उसका मॉलिक्यूल का वेट, जो भी गैस होगी उसका वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट, चाहे जो भी गैस। तो अब देखो P बाई रो को हम RT बाई M से रिप्लेस कर सकते हैं, तो P बाई रो को RT बाई M से रिप्लेस कर दो, तो वेलोसिटी इन गैस क्या हो जाएगी, या स्पीड इन गैस क्या हो जाएगी, देखो स्पीड इन गैस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा, P बाई रो को हम RT बाई M लिख लें, तो RT बाई M
ये फॉर्मूला बन के आता है, ये फॉर्मूला बन के आता है, स्पीड इन गैस इज इक्वल टू गामा इंटू आर टी अपॉन एम। एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ दो गैसेस हैं, एक है आपका हीलियम और दूसरा आपका हाइड्रोजन है ना? एक है हीलियम और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। सेम टेम्परेचर पे आर क्या होगा? कांस्टेंट है, तो सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? हीलियम के लिए अगर हम बात करें, तो हीलियम के लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा हीलियम इंटू आर तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ हीलियम। ठीक, और अगर स्पीड हम बात करें हाइड्रोजन के लिए तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर टी, चूंकि टेम्परेचर और आर दोनों सेम है, अपॉन एम हाइड्रोजन। अब कह रहा है कि रेशियो किसका किसका? हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का, मतलब गाम जो है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन या स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन सॉरी हीलियम चला जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय गामा हीलियम इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। यही तो होगा। ठीक है, अब देखो गामा हाइड्रोजन कितना है दिया हुआ है, कितना है भाई? 7/5 और ये है 5/3, ये है आपका 7/5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 2He4, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, तो 2He4 इसका है 4 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ हीलियम कितना है? 5/3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है? 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 और 3 और चला जाएगा ऊपर, तो 14 या 42, मतलब अंडर रूट 42/5×25। यस सर, वो आ रहा है अंडर रूट 42/5। अंडर रूट 42/25, नॉट 5। तो 5 आएगा ना, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इससे बाहर निकाल रहे हो तब 5 होगा ना, तो वॉल्यूम Yes, ऑफ मैं बोल रही हूँ। velocity of hydrogen divided by velocity of helium is equal to under root of 42 divided by 25, सीधा सीधा ऐसे। क्लियर? यस सर। मैंने वो फार्मूला ही डिराइव कर दिया। तो गामा इंटू आर टी अपॉन एम, एम क्या है आपका? मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक मास होता है, वो लिखिए, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटम का मास। ठीक है, और एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है वो ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए हैं, कई सारे पूछे गए, यहां से लेके कई सारे पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लिख लो जल्दी से और देख लो इसको फटाफट। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस to that in helium gas. The ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas. To that in helium gas at 300 Kelvin is. At 300 Kelvin is. At 300 Kelvin is. Gamma of nitrogen. Gamma of nitrogen लिख लो 7/5 and gamma of helium लिख लो 5/3. ठीक है, निकल जाएगा। यस सर। सेम फॉर्मूला, स्पीड ऑफ गैस इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम, सीधा सीधा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ गैस।
स्पीड ऑफ गैस, सॉरी स्पीड ऑफ वेव इन गैस, स्पीड ऑफ वेव इन गैस। ठीक है, बताओ कितना होगा। ऑप्शन है √2/7, √1/7, √2/7, बी है √1/7, √1/7, सी है √3/5 and D is √6/5. सर √3/5। √3/5 यस सर। सीधा सा फॉर्मूला से टेम्परेचर सेम कर रहा है 300 केल्विन पे, टेम्परेचर सेम मतलब आर तो सेम है ये गैस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ गैस, सॉरी स्पीड ऑफ वेव इन गैस क्या हो जाएगी, गामा ऑफ गैस इनटू RT अपॉन M। तो गामा सीधा सीधा फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, ये देखो जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन के लिए हीलियम, सॉरी हीलियम है ना, हीलियम के लिए लिख रहे हो तो ये हो जाएगा गामा हीलियम अपॉन मास ऑफ हीलियम। यस सर। और अगर नाइट्रोजन के लिए लिख रहे हो तो गामा नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, किससे किससे कह रहा है, नाइट्रोजन का हीलियम के रिस्पेक्ट में। यस सर। स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस। यस सर, डिवाइड कर। वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम इक्वल टू √of 7/5 RT n into mhe upon gamma he into n, sorry mn। ये हो जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा। अब यहाँ किसकी वैल्यू रखो आप, mhe और n की वैल्यू रखो, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो हमने आपको बताया आज ट्रांसवर्स वेव की, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, अंदर तरंग की स्पीड सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में और गैस मीडियम में। गैस मीडियम में जो फॉर्मूला होगा वो लाप्लास करेक्शन पे होगा, दिमाग एकदम मत लगाना कहीं और। लाप्लास करेक्शन का जो फॉर्मूला है वो है गामा P अपॉन रो, P अपॉन रो को रिप्लेस कर दो RT/M से। M जहां क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, क्लियर है। इस फॉर्मूले को याद करो और बाकी जो क्वेश्चंस हैं बन जाएंगे। ठीक है, चलो ओके, आप लोग इस पे थोड़े प्रैक्टिस कर लो 5-7 क्वेश्चंस की, जिससे कि ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इससे।